हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे फाइनल टेस्ट 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो जो पटवार टेस्ट सीरीज़ है, इसमें से 5 फाइनल टेस्ट होंगे, जिसमें से कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये पेपर बनाए गए हैं। तो फाइनल टेस्ट 1 का पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं साथियों। पहला सवाल जाता है कि कंप्यूटर की गति मापी जाती है। जो कंप्यूटर की गति है साथियों, वो मापी जाती है MIPS में। MIPS की फुल फॉर्म बोले तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा बात करें साथियों कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसकी डेलीगेसी को संदर्भित करती है। तो जो कंप्यूटर की एक विशेषता होती है, जो वो बोल सकते हो आप डेलीगेसी को संदर्भित करती है, तो मतलब इसका सही आंसर होगा निरंतर रूप से समान एकाग्रता एवं गति से कार्य करना, इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। देखो साथियों, जब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, उसमें से सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर से पंच कार्ड वाला कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास में, ठीक है। और बाद में बात करें, जो 5वीं पीढ़ी है, उसमें ULSI का प्रयोग किया जाता था। तो आपका ULSI कौन सा जाता है? देखो, ये 5वीं पीढ़ी में किया जा रहा है। यहाँ पर से 5वीं पीढ़ी में VLSI करा, जबकि VLSI का जो प्रयोग था वो तीसरी पीढ़ी में था। तीसरी पीढ़ी में नहीं, चौथी पीढ़ी में था साथियों, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सही रहेगा, वैक्यूम ट्यूब हो गया, CDC 3600 हो गया, IC हो गया, VLSI हो गया और ULSI हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी माउस के राइट बटन के रूप में कार्य करती है। तो देखो साथियों, वो ऑप्शन सही होगा, Shift+F10 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। Ctrl+F12 के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? ये करेगा, डायलॉग बॉक्स होता है, उसको खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है Ctrl+F12 का। और दूसरा बात करें, Alt+F4 है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग होता है कि वर्तमान में जो भी ऐप है या फिर जो भी विंडो खुली हुई है, उसको बंद करने के लिए प्रयोग होता है। F6 के बारे में बात करें तो F6 क्या करता है कि कर्सर को एड्रेस बार पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चारों के चारों याद रखना। दूसरा बात करते हैं, प्रिंटेड डेटा या फिर हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो कौन सा प्रयोग होता है साथियों? तो वो याद रखना, OCR का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? OCR का, ठीक है। और जिस OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहा जाता है, ठीक है। OMR की आप जानते हो साथियों, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन कहा जाता है। MICR है, ये साथियों जो चेक होते हैं, बैंक के चेक होते हैं, उसको पढ़ने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि को क्या कहा जाता है? तो साथियों, उसको मोडेम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। तो आउटपुट डिवाइस से कौन सा संबंधित है साथियों? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। ये चारों के चारों जो हैं, ये आउटपुट डिवाइस के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान के मध्य इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। ये वाला सवाल साथियों मैंने बताया था जब मैंने OS पढ़ाई थी पटवार के लिए। 3 क्लास के अंदर से अपना OS कंप्लीट कर रखी है और उससे बाहर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस किस के मध्य इंटरफेस उपलब्ध करवाता है? तो साथियों, यूजर और कंप्यूटर के मध्य उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अस्थायी तौर पर डिलीट की गई फाइलों या फिर फोल्डरों को स्टोर करता है। तो कौन करता है? जैसे भी आप किसी भी आइटम को डिलीट करते हो तो वो आइटम कहाँ पर जाकर सेव हो जाता है? रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही रहेगा। एकदम सरल सा सवाल था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा जाता है साथियों? यह जाता है फायरफॉक्स आ जाता है। यह एक वेब एप्लीकेशन है साथियों, याद रखना।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखी हैं आपके पास में 3। पहला कथन बात करें तो फाइल में स्टोर सूचना नॉन वोलेटाइल होती है, ये बात साथियों एकदम सही आती है। दूसरा बात करें तो फाइल नेम में स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर दे रखा है .back.cur.dum.dil सिस्टम फाइल के एक्सटेंशन है, तो ये बात साथियों एकदम सही आती है। तो इसमें से सारे के सारे कथन आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 PB बोले तो पेटाबाइट बराबर होता है, तो साथियों किसके बराबर होता है? 1024 TB के बराबर होता है, टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट हेडर एवं फुटर मार्जिन कितना होता है? तो साथियों 0.5 इंच होता है। ये भी मैंने MS वर्ड पढ़ाया था तो उसमें बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो कौन सा करेंगे साथियों? Ctrl+1 का प्रयोग करेंगे। बात करें Ctrl+F है, इसका प्रयोग सर्च करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? सर्च के लिए होता है। दूसरा बात करें Ctrl+2 का जो प्रयोग होता है वो क्या करेगा साथियों? जो फ़ॉन्ट का आकार बदलने के लिए प्रयोग होता है, साथ ही जो पैरा है उस पैरा के अंदर से डबल स्पेस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक और आता है साथियों Ctrl+0, इसका जो प्रयोग होता है वो होता है जो जूम होता है ना, उस जूम को 100% पर लाने के लिए प्रयोग होता है। जैसे आपने 400% जूम कर रखा है तो Ctrl+0 का यूज़ करोगे तो वो 100% पर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि ट्रांजिशन इफेक्ट खालिस्तान के लिए लागू होते हैं, तो किसके लिए लागू होते हैं साथियों? ये होते हैं स्लाइड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से रणथंभौर के किस चौहान शासक के समय सल्तनत काल के सुल्तान इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ? तो साथियों किसके समय होता है? वीर नारायण के समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि चौहान राजवंश से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे, ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेरों के चौहानों की राजधानी थी वो सांबर थी, ये बात भी सही आती है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की सर्वप्रथम सहायता करने वाला राजस्थान का शासक था, तो कौन था साथियों? राजस्थान का एक शासक था जिसका नाम आता है स्वरूप सिंह, जिसके द्वारा 1857 की क्रांति के समय सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा सहायता की जाती है अंग्रेज़ों की। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है साथियों, देखो कि चिनहट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों को परास्त किया, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, मौलवी अहमदुल्ला को डंका सा भी कहा जाता है, ये बात भी सही है साथियों। दोनों कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया था साथियों। तो इस साथियों इसमें से अजंता देवी चौधरी इनका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो साथियों मद्रास से करती है, और कब करती है? 1916 में करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली स्थित जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो किसके समय? बाबर के समय ये निर्माण प्रारंभ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। देखो साथियों इसमें से बात करें तो एक तो ब्रह्म सभा है, ये भी इन्हीं के द्वारा होती है, और दूसरा जाता है आत्मीय सभा। ये दोनों के दोनों किसके द्वारा होती हैं साथियों? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापित की जाती है। सबसे पहले बात करें तो ब्रह्म सभा है साथियों, ये 1830 में इसकी स्थापना होती है, और कहाँ पर होती है? कलकत्ता में होती है। दूसरा बात करें, आत्मीय सभा है साथियों, इसकी जो स्थापना होती है
ये 1815 को होती है और अपना जो आंसर रहेगा आत्मीय सभा सही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, बाणभट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। सबसे पहले बात करें तो बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र, रत्नावली, कादम्बरी की रचना की। ये बात साथियों, इसमें से 2 ग्रंथ हैं वो एकदम सही हैं, लेकिन अगर बात करें रत्नावली, इस रत्नावली की जो रचना की जाती है वो की जाती है साथियों हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? हर्षवर्धन के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला गलत हो जाता है। दूसरा बात करें, हरिश्चरित्र भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र है। तो साथियों ये बात एकदम सही आती है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पी सत्यनारायण राव समिति के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला कथन के बारे में बात करें तो वृहत राजस्थान की राजधानी का मसला हल करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें, इस समिति ने न्याय विभाग कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को जयपुर में रखने का प्रस्ताव रखा। तो ये बात यहाँ पर गलत आती है और यही पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? याद रखना, वीडी सावरकर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, 1849 में ब्रिटिश भारत में पंजाब का विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो किसने किया था साथियों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। विलियम बेटिक के बारे में बात करें तो इसका जो कार्यकाल था साथियों 1828 से स्टार्ट होता है, 1828 से 1835 तक था। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात करें तो साथियों इसका था 1798 से लेकर कब तक था? 1805 तक इसका था। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करें तो इसका 1856 से लेकर 1862 तक था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो कौन कौन आ जाते हैं साथियों? सबसे पहले बात करें तो नाम आ जाता है राम सातवार। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें, झाला मान भी आता है, झाला बीदा भी हैं और मान सिंह सोनगरा ये भी आते हैं। तो आपका जो सही आंसर रहेगा ये पहले वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो कि अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो किससे होता है साथियों? ये भाबरू शिलालेख से प्रमाणित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, मैथ के सवाल आ जाते हैं। सवाल दिया गया है कि किसी परीक्षा में 4 छात्र हैं ABCD, इसमें से क्या बताया गया कि A को B से 50% अधिक अंक मिले, B को C से 16 से 2/3% अधिक अंक मिले तथा C को D से 33.1/3% अंक अधिक मिले। बाद में बताया गया है कि A को कुल 350 अंक मिले तथा उस परीक्षा का जो पूर्णांक 600 हो तो D को कुल कितने अंकों का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ वो पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले A है वो दिया गया है कितना 350%, 350 दे रखा है। ठीक है, बाद में क्या कहा गया, बाद में ये बात कही गई है कि A को B से 50% अधिक अंक मिले हैं। तो इसको अपन किस प्रकार से कह सकते हैं, 350 बराबर B प्लस का 0.50 बराबर आपके पास में जाएगा 1.5 भी आप बोल सकते हो। तो B बराबर आप जब B की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में B के अंक कितने आ जाएंगे, 350/1.5 आ जाएंगे। मतलब कि मैंने परसेंटेज को चेंज कर लिया गया है साथियों, ये याद रखना बस। ठीक है, 0.5 में यहाँ पर से चेंज हो गया तो ये कितना हो गया, पॉइंट से हटाएंगे तो आपके पास में 700/3 अंक ये B के आ गए। इसी प्रकार से अपन C के बारे में निकाल सकते हैं। C के बारे में क्या कहा गया है, देखो C के बारे में कहा गया है कि B को C से 16 से 2/3% मतलब मिले हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, 50/3% हो जाएगा और 50/3 को अपन क्या करेंगे 1/6 में परिवर्तित कर लेंगे। तो B बराबर आपके पास में C प्लस 1/6 C आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7C, 7/6 C आ जाता है साथियों। ठीक है,
बाद में अपन क्या करेंगे, बी के अंक अभी अपन ने निकाले हैं, कितने हैं साथियों, यहाँ पर से हैं 700/3 है, तो ये 700/3 बराबर आपके पास में 7/6 सी आ गया। तो सी के जो अंक हैं आपके पास में 200 आ जाते हैं। कितने आ गए साथियों, 200 आ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि देखो डी के बारे में बात हो रही है, सी तथा डी को इसके बारे में बात हो रही है। तो 33.5% हो रहा था, 33.5% का मतलब होता है कि 1/3 अपन इसको बोल सकते हैं, तो 1/3 बोल सकते हैं। तो सी बराबर आपके पास में हो जाएगा डी प्लस का 1/3 डी हो जाएगा। तो जब इसको चेंज करोगे तो 4/3 डी हो जाएगा। डी सी की वैल्यू अभी आपने निकाली है, 200 आ गई साथियों, तो 4/3 डी इधर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से डी के अंक निकाल सकते हो, तो कितना आ गया, 150 आ गया साथियों। अब इसका आराम से परसेंटेज निकाल सकते हो, तो 150/600 गुणा 100 आ जाता है साथियों। जब आप इसको कैंसिल करोगे, 0 से 0 कट जाता है। ठीक है, और ये 25 का 150 हो जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश के दोगुने को 20% से बढ़ा दिया जाए तथा उसके हर को तिगुने से 30% घटा दिया जाए, तो भिन्न 16 से 21 का 24% प्राप्त होती है, तो वह भिन्न पूछी गई है साथियों। इस सवाल को अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, जैसे बोला गया है, जैसे मैंने भिन्न मान ली x/y मान ली। बाद में क्या कह रहा गया है, ये बाद में कह रहा है कि अंश का 2 गुणा, ये लो भाई अंश का 2 गुणा मैंने 2x कर दिया गया। साथ ही बात करें हर का 3 गुणा, ये 3 गुणा कर दिया गया। बाद में क्या कर रहा है, बाद में ये कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया, मतलब कि मैं 120 लिख सकता हूँ। इधर बात करें 3 गुणा में तो 30% घटा दिया जाता, तो मतलब इसको 70 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और बाद में इसके इक्वल कौन सी प्राप्त होती है, 16 से 21 प्राप्त होती है, इसका भी 24% अपन बताना है। तो यहाँ पर से अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे जो भी कट रहा है साथियों काट देना। यहाँ पर से क्या क्या कटेगा, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट, सारे कट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास में जो रिजल्ट मिलेगा साथियों x/y का, तो वो 4/25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4/25 आंसर आएगा। ठीक है, वही भिन्न आपके पास में मालूम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये XY का वैल्यू होगी, आप आराम से कर सकते हो, मेरे को पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दिया गया है कि 200 बल्बों को 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो उसका 6 दिन का खर्च 40 रुपये है। तो कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाएं ताकि 15 दिन का खर्च है 48 रुपये हो। मतलब कि साथियों 200 बल्ब हैं, इसको कितने घंटे चला रहे हो साथियों, 4 घंटे चला रहे हो, और 6 दिन चलाया, आपके पास में 40 रुपये की बिजली खर्च हो गई। ठीक है, 1 रुपये के बारे में बात करें साथियों, तो वो कितनी यूनिट हो गई, 120 यूनिट आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। बाद में क्या कहा गया है कि 48 रुपये के बारे में बात हो रही है, तो 48 रुपये के बारे में अपन बात करें तो 48 गुणा 120 आ गया साथियों, लगभग 5760 आ जाता है। अब 5760 यूनिट की खपत करने के लिए कितने दिन लगा रहे हैं, 15 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस 15 दिन और 3 घंटे अपन लगा रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, 5760/15 गुणा 3 अपन करेंगे, तब जब इसको काटेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 128 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राकेश ने 7500 रुपये किसी वार्षिक दर से तथा 4500 रुपये 1% अधिक वार्षिक दर से कर्ज लिया। तीनों वर्षों बाद में 1575 रुपये साधारण ब्याज के रूप में चुकाया। उसने 4500 रुपये किस वार्षिक दर से कर्ज लिया, वो सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले मैं जो पहली रेट है उसको R मान लेता हूँ, और दूसरा जो 4500 रुपये उसने दिए हैं तो उसको मैं R+1 मान लेता हूँ, क्योंकि इसने बोला कि 1% अधिक हो रहा है। ठीक है, बाद में अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले बात करें तो 7500 R आ जाती है, और 3 आ जाती है बटा 100 आ जाती है। प्लस में बात करें तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, यहाँ पर से दे रखा है कि 4500 दे रखा है, और साथ ही 3 वर्ष का समय दे रखा है, और R+1 रेट दे रखी है। ठीक है, और इसके बराबर आपके पास में क्या दे रखा है साथियों, इसके बराबर वैल्यू दे रखी है 1575। कितना दे रखी है, 1575। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में R की वैल्यू निकल कर आ जाती है।
थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो इसको इस प्रकार से हल करना है 1575। नीचे वाला में से आप क्या करोगे साथियों, यहाँ पर से 15 और 3 कॉमन ले लेना, बाद में आपके पास में 5r बच जाएगा, साथ में 3r प्लस 3r बचेगा। इसको आप आराम से कर सकते हो और r की वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो 4% मिल जाएगी। लेकिन पूछा क्या गया है साथियों, 4500 रुपये, तो r प्लस 1 आपको बताना है, तो 4 प्लस 1 बराबर आपके पास में 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि 1600 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज है वो 6 माही देय है, वो पूछा गया है। देखो साथियों आपके पास में जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 16,000 दे रखा है, मैंने 1600 बोल दिया, ठीक है। कितना दे रखा है, पी दे रखा है वो 16,000 रुपये दे रखा है। साथ ही बात करें साथियों, आपके पास में रेट है वो 5% दे रखी है, जबकि 6 माही बोला, तो ये दर कितनी हो जाएगी साथियों, ये 2.5 हो जाएगी। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 0.025 लिख सकता हूँ, मतलब कि परसेंटेज को मैंने नॉर्मल में चेंज कर दिया गया। समय है साथियों 1 वर्ष है, तो उसका डबल हो जाएगा, तो ये 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे साथियों, अपन फॉर्मूला लगाएंगे a बराबर आपके पास में p इंटू 1 प्लस r की पावर t आ जाता है साथियों। जो भी मान है आपके पास में p का मान है, r का मान है, वो यहाँ पर से आप जब पुट करोगे तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वो कितनी मिलेगी, 16,810 मिल जाएगी साथियों। और आपको ब्याज बताना है, तो 16,800 में 10 में से आप किसको घटा दोगे साथियों, ये घटा दोगे 16,000 को, ठीक है। तो आपके पास में आंसर बचेगा 810। कितना बचेगा साथियों, 810 आंसर बचेगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। सवाल दिया गया है नेक्स्ट कि एक फल विक्रेता ने किसी दिन 200 आम बेचे तथा उसे 40 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अगले दिन उसने उतना ही आम बेचे और 40 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है। दोनों स्थितियों में प्रतिशत लाभ तथा प्रतिशत हानि के संख्यात्मक मानों में आपको अंतर बताना है। साथियों सरल सा सवाल है और अच्छा सवाल है। इसको किस प्रकार से करेंगे अपन, देखो पहले दिन के बारे में बात करते हैं। तो पहले दिन है, उसने क्या बेचा साथियों, उसने 200 आम बेचा, 200 सेब बेचे, या फिर बोल सकते हो कि 200 आम उसने बेच दिए। 200 आम उसने बेचे और बेचने के बाद में साथियों उसको लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है साथियों 40 आमों के बराबर, ठीक है। हानि के बारे में बात करें तो हानि के अंदर, ये तो पहला दिन हो गया। दूसरे दिन में 200 आम बेचता है और उसको लाभ हानि होती है, कितनी होती है साथियों, 40 आमों के बराबर होती है। ये दूसरा दिन हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो साथियों P बराबर आपके पास में निकालो SP माइनस का CP। दूसरा जाता है साथियों लॉस के बराबर में CP माइनस का SP अपन निकाल सकते हैं। तो देखो आपके पास में से है 40% लाभ हो रहा है, लाभ वाली कंडीशन में अपन लेते हैं। लाभ वाली कंडीशन में लोगे तो आपके पास में 40 बराबर 200 माइनस का CP आ जाएगा। अब आप आराम से CP निकाल सकते हो, तो कितना आ गया, 160 आ गया साथियों। अब इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, या फिर जो है लाभ है उसका परसेंटेज निकालोगे, तो किस प्रकार से निकालोगे, 200 माइनस का 160 बटा 100 आ जाता, 160 आएगा, कितना आएगा, 160 गुणा 100 आएगा, तो आपके पास में 25% है वो यहाँ पर लाभ हो जाता है। सेम टू सेम अपन दूसरे वाली कंडीशन में लगाएंगे। दूसरे वाला ये रहा। दूसरे वाले में अपन क्या करेंगे साथियों, 40 बराबर CP माइनस का, यहाँ पर से SP आपके पास में 200 दे रखा है, तो CP आप आराम से निकाल सकते हो। तो कितना आएगा, 240 आएगा साथियों, ठीक है। 240 इसका CP आ जाता है। तो इसका लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, तो 240 माइनस का 200 बटा 240, ठीक है, और इंटू 100 आ जाएगा। यहाँ पर से लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। बाद में कितना आएगा आपके पास में, 16.67% आएगा, ठीक है। ये तो लॉस आ गया। पहले वाला अपन ने कहाँ पर निकाला था, यहाँ पर से निकाला था साथियों, कितना आया था, 25% निकाला था। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 25 माइनस का 16.67 जब निकालते हो तो आपके पास में 8.33% आंसर निकल कर आता है। कौन से में है, 8.33 बोल सकते हो, फिर 8 सही 1/3% बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा।
नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों, एक दुकानदार 2 घड़ियों को 1950 रुपये में खरीदता है तथा उसमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है साथियों। ज़्यादा कोई भी दिमाग नहीं लगाना साथियों, जैसा सवाल दे रखा है अपन उसी के हिसाब से काम करने वाले हैं। यहाँ पर से CP1 प्लस का CP2 अपन बोल सकते हैं, तो ये कितना है 1950 पहले से ही दिया गया है। पहली घड़ी का जो SP है वो अपन बात करते हैं, जिसको SP1 बोल सकते हैं। तो साथियों किस प्रकार से आएगा, CP1 प्लस का 0.20 CP अपन बोल सकते हैं। तो आपके पास में कितना आ गया साथियों, 1.20 CP1 आ गया। ये प्रॉफिट वाली होगी। दूसरा बात करते हैं SP2 के बारे में। SP2 आप निकालते हो तो आपके पास में क्या निकल कर आता है, वो ये बता रहा है कि 0.25% आने पर बेच रहा है, मतलब कि 25% आने पर बेच रहा है। तो अपन इसको बोल सकते हैं 0.75 CP1 बोल सकते, CP2 बोल सकते हैं। बाद में क्या कहा गया साथियों, यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब कि SP1 बराबर SP2 बोल रहा है, ये कंडीशन बोल रहा है। यहाँ पर आपके पास में जो मान आया है 1.20 CP1 बराबर 0.75 CP2 आपके पास में भी आपने निकाला है। ठीक है, यहाँ पर से जब निकालोगे तो आपके पास में इसको सोल्व करोगे तो इन दोनों के अंदर से आप क्या निकाल सकते हो, CP2 निकालो। आप CP2 निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा, जब पॉइंट हटाओगे साथियों तो आपके पास में सलर जो कंपोनेंट बचेगा वो क्या बचेगा, 8/5 8/5 CP1 बच जाएगा साथियों। ये टर्म बचेगी। इस टर्म के बाद में अपन क्या करेंगे, ये टर्म अपने पास में से जानते हैं CP1, क्या जानते हैं साथियों, CP1 प्लस का CP2 जानते हो। तो आपके पास में 1950 पहले से ही दे रखा है। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर पुट करूँगा, ये CP1 की जगह पुट करूँगा साथियों। तो आपके पास में CP1 प्लस का 8/5 CP1 पुट कर देंगे। मेरे पास में बराबर क्या दे रखा है, 1950 दे रखा है। 1950 दे रखा है तो CP1 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपके पास में 750 आ जाएगी और दोबारा से C के अंदर से रख देना साथियों। तो CP2 की वैल्यू आपके पास में निकल जाएगी 1200 रुपये। तो 750 और 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दिया गया है साथियों, अनुपात समानुपात का नहीं, एवरेज का है। इसमें से क्या बताया गया है कि एक स्कूल में 600 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उस स्कूल में 50 छात्र चले गए तो स्कूल के छात्रों का औसत आयु 0.06 वर्ष कम हो जाती है, तो 50 छात्रों की औसत आयु क्या थी, वो सवाल पूछा गया। सबसे पहले बात करें तो 600 गुणा 18 आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर से कितना आ गया, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ जाता है, साथ में 2 जीरो और लग जाते हैं। अब क्या होता है साथियों कि 50 छात्र चले जाते हैं और जो उम्र है उनकी, जो एवरेज है, औसत आयु है, वो 0.06 घट जाती है। तो ये आपके पास में कितना बच गया, मतलब कि 550 से तो छात्र बच गए और उनका 17.4 यहाँ पर बच जाता। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9570 आपका आ जाता है। ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है कितना आ जाता है साथियों। इन दोनों का जब अंतर निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1230। ये 1230 क्या है साथियों, ये उनका संख्या है। ठीक है, तो 50 छात्रों की है तो ये 1230 है। इस 1230 के अंदर से 50 का भाग दोगे आपके पास में 24.6 आंसर आएगा। 24.6 कौन सा, ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल दे रखा है कि एक बर्तन के कुल 50 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण है, उसमें से उनकी मात्रा का अनुपात है 3:2 है। उसमें से कुछ मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है और तब उसमें दूध और पानी का अनुपात है वो 12:13 हो जाता है। तो उसमें से कितना मिश्रण निकाला गया, वो पूछा गया है। देखो साथियों, जो टोटल है वो 50 लीटर है। ठीक है, और अनुपात 3:2 दे रखा है। तो दूध और पानी का अनुपात आप आराम से निकाल सकते हो, कितना, 50 गुणा, जैसे आपने को दूध निकालना तो 3/5 आ जाता है। तो आपके पास में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 30 लीटर। ऐसे ही आपको पानी निकालना है तो पानी निकाल के 50 गुणा 2/5 बराबर आपके पास में कितना आ गया, 20 आ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ साथियों, इनके अंदर से
अक्स निकाले गए मिश्रण की मात्रा अपन मान लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर से अक्स वैल्यू निकाल लेते हैं कि जिसमें से दूध और पानी की वैल्यू निकलेगी, तो 3/5 अक्स इसके निकाल लिया और इसमें से 2/5 इसके अंदर से निकाल लिया जाता है। ठीक है, बाद में अपने को क्या करना है साथियों, इसको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, 30 माइनस का 3/5 अक्स कर सकते हैं और इसी के अंदर से 20 माइनस का 2/5 अक्स, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। बाद में क्या कर रहा है कि उसके अंदर से पानी डाल दिया जाता है, मतलब कि अक्स लेटर उसमें पानी डाल देते हैं। डाल दो भाई, यहाँ पर से आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पर से 30 माइनस का 3/5 अक्स आ जाता है और पानी कितना डाल रहे हो इसमें से 20 प्लस का ऐड इसमें अपन कर देते हैं 2/5 अक्स आ जाता है, बराबर आपके पास में 12/13 दे रखा है। 12/13 दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में अक्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो साथियों। अक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 10 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात है 4:3 दे रखा है। ठीक है साहब, कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। बाद में क्या करा कि दूसरे बर्तन में अनुपात दे रखा है 9:1। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:2 हो जाए। देखो साथियों, यहाँ पर 4:3 दे रखा है पहले बर्तन में, बर्तन दूसरी तरफ अपन जाएंगे तो सबसे पहले इसको 4/7 कर सकते हैं। ये पहला बर्तन। दूसरा बर्तन के बारे में बात करें तो इसको कितना दे रखा है, 9:1 दे रखा है, तो इसको अपने किस प्रकार से लिखते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। और बाद में आपके पास में क्या हो गया साथियों, ये मिश्रण हो जाता है तो इसको अपन 3/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3:2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, यहाँ पर से अपन कर लेंगे, देखो ये इसमें से घटा देंगे, किस में से घटाएंगे, 4/7, 4/7 माइनस का 3/5 यहाँ पर से घटाएंगे। और उसी प्रकार से बर्तन 2 के बारे में बात करें तो 9/10 माइनस का 3/5 अपन घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है, तो बाद में इसका जो यहाँ पर निकलेगा माइनस का 1/35, तो ऊपर वाले बर्तन में बचेगा पहला बर्तन और दूसरा बर्तन ये आ जाता है, तो इसमें से 3/10 ये बच जाता है। माइनस के चिन्ह को अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, तो बाद में आपके पास में अनुपात क्या बचता है, 3/10 बचता है, अनुपात 1/35 बचता है। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साथियों, तो आपके पास में कितना बच जाएगा, 105:10 बच जाएगा। जब इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में 21:2 बच जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर से 21:2 आप याद रख लेना, ये 105 ही आ गया। दे रखा है कि एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेमी है, मतलब कि आपके पास में व्यास दे रखा है, तो आप कितना निकालोगे, 1 सेंटीमीटर आप बता सकते हो। ऊंचाई है एच आपके पास में कितना है साथियों, 16 सेंटीमीटर दे रखी है। को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से आपके पास में आर मिल गई, एच मिल गई साथियों, तो बेलन है, उस बेलन का जो आप क्या निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हो, तो आपके पास में 16 पाई उसका आयतन आ जाता है। ठीक है, साथ ही बात करें तो साथियों ये क्या कर रहा है कि समान आकार के 12 गोले बताए जाते हैं, तो 12 VS अपन बोल सकते हैं कि या फिर जो भी उसका जो घोड़ा है उसका अपन मान लिया, और वो किसके बराबर है, 16 पाई के बराबर है। और यहाँ पर से VS जब आप निकालोगे तो आपके पास में किस प्रकार से निकलेगा, 16/12, यहाँ पर से पाई आ जाता है, तो आपके पास में बचेगा 4/3 पाई। ये 4/3 पाई किसके बराबर है साथियों, एक आयतन के बराबर आ जाता है, घन सेंटीमीटर बोल सकते हो। और ये गोले के आयतन के बराबर आपके पास में देखने को मिल जाता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। इसके बराबर अपन ने क्या निकाला, 4/3 पाई निकाला। यहाँ पर से ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट गया और ये कट गया। आर की क्यूब आपके पास में 1 आ गई साथियों, मतलब कि आर बराबर आपके पास में 1 आ गई। और यहाँ पर से गोले का व्यास पूछा गया, तो इसका डबल आपको बता देना, तो व्यास कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों कि त्रिज्या 2r के धातु के ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास व 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरीके से पानी से भरा जाता है, तो भरे हुए पानी का आयतन आपसे पूछा गया है। देखो भरे हुए पायतन का आयतन किसके बराबर होगा वो पूछा गया है। तो देखो आर है वो आपके पास में किस प्रकार से निकालोगे, यहाँ पर से कितना दे रखा है, ये पहले अपन बेलन के बारे में बात करते हैं। तो देखो कितना आ गया साथियों, आर आप आराम से निकालोगे तो आपके पास में 2r आ जाएगी।
एच आपके पास में 4r दे रखी है। अपन क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे साथियों। तो यहाँ पर से पाई और साथ में ही 2r का स्क्वायर इंटू 4r आ गया आपके पास, मतलब कि 16 पाई आर की क्यूब आ गया। इतना कर लिया। अब चलते हैं साथियों अपन गोले की तरफ। गोले का इतना अपन निकालते हैं। आर बराबर आपके पास में 2r दे रखी है, तो इसको अपन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर की क्यूब आ गया। तो ये इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पर से वैल्यू रखेंगे ना आर की, तो वो कितना आ गया साथियों, 32/3 पाई आर की क्यूब आ गया। ठीक है। अब पानी की मात्रा आपको पता है कि पानी की मात्रा किस प्रकार से निकालोगे, इसमें से आप घटा दो, क्या निकालोगे साथियों, इसको सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पर से 16 पाई है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा ना, 16 पाई आर की क्यूब आ जाता है। और बाद में अपन करें तो इसके बारे में क्या आ गया, जब इसको घटाएंगे 16 पाई की क्यूब माइनस का 32/3 पाई की क्यूब आ जाता है। तो आपके पास में जब बचेगा 16/3 पाई की क्यूब बचेगा। पाई की क्यूब नहीं है, आर की क्यूब है साथियों, थोड़ी सी यहाँ पर से ये आ गया। ये बचा आपके, ये बचने के बाद में देखो इसका तो अपन निकाल लिया, बेलन का निकाल लिया और ये दोनों का निकाल लिया। अब यहाँ पर से क्या बचा, 16/3 पाई आर की क्यूब बचा। पहला क्या कर रहा है कि गोले के आयतन से दुगुना है, तो गोले का आयतन से दुगुना है तो अपन बात करते हैं। तो गोले का आयतन अपन निकालेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर से क्या निकाला था, गोले का आयतन, गोले का आयतन ये निकाला था, इससे दुगुना निकालोगे तो कितना आएगा, 64/3 पाई आर की क्यूब। ये बात यहाँ पर सही होती है, नहीं होती है। दूसरा बात करते हैं, गोले के आयतन से आधा है। गोले का आयतन आपके पास में साथियों अभी आपने कितना निकाला, यहाँ पर से निकाला 32/3 पाई आर की क्यूब निकाला है, इसका आधा बता रहा है। तो आधा निकालोगे तो आपके पास में 16/3 पाई आर की क्यूब निकाल रहा है। ठीक है, तो यही आपके पास में देखने को मिलेगा और आपका आंसर ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है वो सेंटीमीटर है और उसके विकिरण की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो पूछा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है साथियों, l + b + h बराबर आपके पास में अक्ष दे रखा है। विकिरण क्या होता है साथियों, विकिरण होता है l² b² h² होता है। ठीक है। बात करें अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जब फॉर्मूला लगाते हैं तो बड़े वाला फॉर्मूला 2 × LB HB आ जाता है साथियों। HB के साथ में ही बात करें तो HL आ जाता है। बाद में आप क्या करोगे साथियों, इस इक्वेशन को या फिर इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसका आप वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो l² b² h²। ठीक है। और साथ ही बात करें तो 2 × LB। ठीक है, LB + HB प्लस का HL और बराबर आपके पास में अक्ष स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आपको पता है साथियों क्या निकाला आपने, ये निकाल रखा है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर से क्या आ गया साथियों, यहाँ पर से y² अपन लिख सकते हैं। तो y² बराबर y² तो रहेगा ही है, y² और प्लस का 2 × LB प्लस का HB प्लस का HL बराबर आपके पास में अक्ष स्क्वायर है। निकालना क्या आपको, निकालना है आपको 2 × LB HB HL निकालना है, तो अक्ष स्क्वायर माइनस का y² आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि एक साहूकार ने 10,800 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग है वो 10% वार्षिक दर से कर्ज दिया। यदि उसने 2 वर्षों के बाद में 1908 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो उसके दोनों दरों पर कितना कितना धन या फिर कर्ज दिया गया था वो पूछा गया है साथियों। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, जैसे P1 प्लस का P2 आपके पास में कितना दे रखा है, 10,800 दे रखा है। सबसे पहले S1 निकालेंगे, SI1 निकालेंगे तो अपने पास में से कितना है, P × 8 × R बटा 100 आ जाता है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में 16 P1 अपन बोल सकते हैं और इंटू अपॉन 100 आ जाता है। ये SI पहली बार आ गया। दूसरा SI2 निकालते तो साथियों P2 × साथ में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 × यहाँ पर से 2 दे रखा है, ये 12 नहीं है साथियों 2 है याद रखना, और बटे 100 दे रखा है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 20 P2 बटा 100 आ गया। बाद में क्या बताया गया साथियों, यहाँ पर से वैल्यू दे रखी है 2 वर्षों की, SI1 और SI2 के बारे में वैल्यू दे रखी है, तो कितना है
SI1 प्लस का SI2 बराबर आपके पास में 1908 दे रखा है। दोनों की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है। 16 P1 बटा 100 प्लस का 20 P2 बटा 100 बराबर आपके पास में 1908 आपने निकाली। अब साथियों अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से निकाल सकते हैं, जैसे P1 और P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर से किसकी निकाल ली, P1 की वैल्यू निकाल ली जाती है। P1 की जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर देखो, या फिर बोल सकते हो कि P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P2 की वैल्यू कितना आएगी, 10,800 माइनस का P1 अपन निकाल लिया। ये वैल्यू आप यहाँ पर से पुट कर दो साथियों। ये जो P2 की जगह वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो आपके पास में जो आंसर आएगा P2 बराबर आपके पास में कितना जाता है। पहले तो अपन यहाँ पर से P1 की वैल्यू मतलब P2 की जगह रख रहे हैं ना वैल्यू, तो ये आ जाता है साथियों P1 की वैल्यू आएगी। तो कितनी आएगी, 25,200 आ जाता है साथियों, और अपन हो जाता है तो 6,300 आपके पास में ये बच जाता है। और बाद में आप किस में से घटा दो, इसमें से घटा दो 10,800 में से, तो आपका आएगा 4500 आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित पर्यटन के अंदर अवस्थित या असुमिलित युगम के बारे में पूछा गया है। तो देखो, पांडुपुल अलवर में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में देखने को मिलेगी साथियों। नागौर में तो हजरत सूफी हमूमुद्दीन नागौरी की दरगाह है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भू उपयोगी सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना अंश शुद्ध बोवाई क्षेत्र है। तो वो आता है साथियों 53.10%। आपको याद रखना है। ये साथियों इकोनॉमिक्स डाटा से उठाए गए हैं, आर्थिक समीक्षा से, तो ये डाटा आपको रखना ही पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं और मध्यम उद्यम नीति 2024 कब जारी की गई। तो 4 दिसंबर को जारी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में संचालित बाघ परियोजनाओं के संचालन के आधार पर व्यवस्थित क्रम का चयन करें। तो साथियों सबसे पहले कौन सी आएगी, रणथंभौर आएगी। रणथंभौर के बाद में सरिस्का आएगी, बाद में मुकुंदरा हिल्स, फिर आ जाती है रामगढ़ विषधारी आ जाती है। ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा गया, तो साथियों कौन सा आएगा, दोदा बेटा आएगा। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो साथियों कितनी आ जाती है, 2637 मीटर आपको देखने को मिलेगी। अन्नाईमुड़ी के बारे में बात करें तो साथियों ये अन्नामलाई पहाड़ियों की है, लेकिन इसकी ऊंचाई है वो कितनी आ जाती है, 2600 आ जाती है, 2695 मीटर। लेकिन साथियों ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी की श्रृंखला नहीं है, जबकि अपने से पूछा गया कि नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग या चैनल कौन सा है। तो 10 डिग्री चैनल है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो कैसे उत्पन्न होते हैं साथियों, ये होते हैं पूर्वी भूमध्य सागर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको दे रखी है परियोजनाएं, दूसरी तरफ आपको नदी दे रखी है। पहली परियोजना का नाम आता है नाथपा झाकरी, तो साथियों ये सतलज नदी पर है। दुलहस्ती है, ये कहाँ पर है, ये चिनाब पर है साथियों। और तीसरी बात करें तुलबुल है, ये कौन सी पर है साथियों, तुलबुल है ये झेलम पर आपको देखने को मिलेगी। और चमेरा है, ये आपको रावी नदी पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाले लौह अयस्क का प्रकार आपसे पूछा गया, तो हेमेटाइट आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम के बारे में चयन करना है। देखो सबसे पहले बात करें हाथी के बारे में, तो साथियों असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण आर्द्र वनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक बात है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर मिलेगा आपको, असम में मिलेगा साथियों, पश्चिम बंगाल में नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही काजीरंगा, मानस, औरंग, इन क्षेत्रों पर जो राष्ट्रीय अभयारण्य उनमें देखने को मिलेगा। तो ये बात भी असुमेलित आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आता है एशियाई शेर आपको कहाँ पर मिलेगा साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। कौन से मिलेगा, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ जाता है, सही आ जाता है, असुमेलित आएगा। सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा साथियों, रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपके कथन हैं वो असुमेलित देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं,
सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था पर्यावरण के संरक्षण, शोध व पुनर्स्थापन हेतु वित्तीय सहायता जारी करता है। तो कौन जारी करता है साथियों? WWF के द्वारा जारी की जाती है, जिसकी स्थापना होती है साथियों 1961 के अंदर से। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में जाता है। फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो WWF के अंदर से वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है, प्रभुता संपन्न है साथियों। लोक कल्याण का नाम आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। उपाधियों का निषेध है साथियों, ये आर्टिकल 18 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 18 में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें आ गया। दूसरा जाता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ये कौन से में मिलेगा? अनुच्छेद 26 में देखने को मिल जाता है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है साथियों, ये किस में मिलेगा? ये अनुच्छेद किस में मिलेगा? 29 में मिल जाता है। शिक्षा का अधिकार आ जाता है, ये अनुच्छेद 21 क में देखने को मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 4th वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन दे रखा है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं को निर्वाचित सदस्यों की मिलकर बनता है। ये बात भी सही है। तो इसमें से सही कौन सा रहेगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। एकदम सही बात है साथियों, तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साथियों किस में होती है? साधारण विधेयक में होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, थोड़ा सा स्पीड से लेते हैं तो समय अपने पास में बहुत कम है। नेक्स्ट बात करें, देखो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आता है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार पूछा गया, तो साथियों किस में आ जाता है? ये आता है विधिक अधिकार, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो साथियों संसद के पास में होती है और किसी के पास में नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल आता है कि फरवरी 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया साथियों? ये याद रखना, गांधीनगर गुजरात में किया गया। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा कि इन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की गई। ठीक बात आती है। इन खेलों में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। ठीक बात है, दोनों के दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र को इन खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने के कारण राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों दो कथन है वो सही हैं, तो पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा कि यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। एकदम बात सही है। इस सूचकांक में राजस्थान 28.6 अंक स्कोर के साथ में 12वें स्थान पर रहा है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो साथियों इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रैल 2025 में आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के अंतर्गत गतिविधि एंट्रीज में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो साथियों कौन सा रहा है? अपना राजस्थान रहा है। और इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत और मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? बीकानेर राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि बीमा सखी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें तो देखो साथियों क्या दे रखा है कि इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा। बात एकदम गलत आती है साथियों। दूसरा कथन बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास 18 से 70 वर्ष आयु की महिलाएं पात्र होंगी। एकदम बात सही है।
दूसरा कथन बात करें, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को बीमा एजेंट बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण और 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। एकदम सही बात है। दूसरा और तीसरा कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 25वें राष्ट्रीय आईफा अवार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म आपको बताना है। एक तरफ से पुरस्कार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको विजेता दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिली है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है वो लापता लेडीज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार किसको दिया गया? देखो साथियों, यहाँ पर से बताया गया कि लक्ष्य लालवानी को दिया गया, तो बात एकदम गलत आती है साथियों। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जो है वो दिया गया है प्रशांत पांडे को मिला है, जबकि लक्ष्य लालवानी को क्या मिला साथियों? ये किल मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू करने के लिए इनको पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, मतलब कि ये असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किन 2 शहरों को अपने वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल किया गया? तो इंदौर और जयपुर को किया गया साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा साथियों? वो करेगा कि विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। एकदम सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? तो जो चौथी विधानसभा थी ना, तब प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो कौन होता है साथियों? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था, उसके अधीन बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पद संभाला था? तो सुश्री कांता भटनागर के द्वारा संभाला जाता है साथियों, और ये राजस्थान के राज्य मानवाधिकार की प्रथम अध्यक्ष भी यही थी। ठीक है। और वर्तमान में बात करें तो गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के बारे में बात की गई है, तो साथियों कितनी है? अध्यक्ष को छोड़कर तो 7 है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उसको फॉलो किया जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? वो आता है प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से असुमेलित पूछा गया है, तो देखो असुमेलित कौन सा आएगा? यहाँ पर से इसमें से जाता है सहयुग्मी और उप इकाई टीके, काली खांसी, ओरल पोलियो वैक्सीन सही है, मतलब कि इसमें से असुमेलित आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भेड़ की नस्ल नहीं है? तो कौन सी नहीं है साथियों? यह आती है जमुनापुरी। जमुनापुरी बकरी की है साथियों। किसकी है? बकरी की है, और सारी की सारी नस्लें हैं भेड़ की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दिया गया कि परनीशियस एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सी कमी से होता है साथियों? ये याद रखना, ये होता है साइनोकोबालेमिन से होता है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन का एक अपूर्व फ्लोरीन में होते हैं तो कितने होते हैं साथियों? इसमें से 20 6 सदस्य वलय होती हैं और 12 5 सदस्य वलय होती हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं से सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है? तो साथियों किससे होता है? डेल्टा कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन आपसे पूछा गया, तो असत्य कथन देखो कौन सा आएगा? यहाँ पर से आ जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों कि दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। तो साथियों उत्तल दर्पण की जगह क्या आएगा? अवतल दर्पण आएगा। कौन सा आएगा? अवतल दर्पण का वो प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण करती हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस किले में निकुंभों की
चतुर्भुज देवी का मंदिर स्थापित है? तो साथियों बाला किला में है। नेक्स्ट बात करते हैं देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं? तो साथियों कौन नहीं है? एक तो नाम आता है घासीराम और तुलसीराम शामिल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें से कौन सा जाता है, यहाँ पर से दिया रखा है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रभद्राई आ जाता है साथियों। बिसलदेव रासो है, बिसलदेव रासो है, ये किसके द्वारा लिखा जाता है? ये आ जाता है साथियों नरपति नाल के द्वारा लिखा जाता है। तो ये आपका असुमेलित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? ये आता है मावलिया नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से कौन सा मंदिर राजस्थान के ओसिया स्थित मंदिरों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? यह जाता है राजा रानी का मंदिर। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि तेजाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। पहला कथन दे रखा है कि तेजाजी खड़नाल की राम कुंवरी और ताहड़जी धोलिया जाट के पुत्र थे। एकदम बात सही है। लाछा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी, ये बात भी सही है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस संत को राम स्नेही की ऋण शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? तो संत दरियाव जी को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो साथियों देखो बाणगंगा, यहाँ पर से बताया गया कि बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा को आ जाता है, लेकिन जो बेनेश्वर है ना ये आश्विन पूर्णिमा को नहीं है साथियों, माघ पूर्णिमा को है। ये आपका असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं कावड़ कला में किस सामग्री का प्रयोग नहीं होता? साथियों वसली का प्रयोग नहीं होता और सारों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से नाथुराम सोनी का संबंध किस हस्तकला से है? तो किससे है साथियों? थेवा कला से है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। चंद्र महल है साथियों आपको जयपुर में भी देखने को मिलेगा, रामगढ़ की हवेली जैसलमेर में, जूनागढ़ किला बीकानेर में, लाल मंदिर अजमेर में देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? चौथे वाला सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है इनपुट आउटपुट का। तो इनपुट आउटपुट को एकदम सरल तरीके से करने का तरीका साथियों मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है पटवार इनपुट आउटपुट के लिए, वो जाकर देख लेना, उसमें से सारे के सारे काम हो जाएंगे आपको। इस इनपुट आउटपुट वाले का जो आंसर बात करें तो साथियों कौन सा जाता है? देखो एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं किस प्रकार से इसको लिखा गया है। आपके पास में से इनपुट इस प्रकार से इसने दे रखा है और बाद में अपन चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल आपके पास में क्या दे रखा है कि दिए गए इनपुट चरण के सेकंड चरण में 59 तथा बेकरी के ठीक बीच में कौन सा तत्व आएगा? तो कौन सा आएगा साथियों? 81 और साइलेंट दोनों आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दिए गए इनपुट के चरण में छठा चरण से पहले 2 तत्वों को और अंतिम 2 चरणों के निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करना? तो कौन सा करेगा साथियों? 81 59 लंच और बेकरी करेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। चरण दे रखा है आपके पास में, तो इसका जो आंसर रहेगा वो एडियम्स रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पर से बताया गया कि बेकरी लंच 47 14 उसी क्रम में विद्यमान है जैसे कौन से में आएंगे? तीसरे में है साथियों। सवाल दिया गया है देखो रीजनिंग का दूसरा सवाल आ जाता है कि यदि यू वाई का पति अथवा पत्नी है, जेड अक्स का पति अथवा पत्नी है, एक्स और वाई बहन है, एस टी की पत्नी है, एक्स टी की माता है, आर टी की पुत्री है, डब्ल्यू वाई की पुत्री है तथा पी वाई का पिता है, तो आर की माता कौन है? तो आर की माता साथियों एस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं। एक सीरीज दे रखी है, सीरीज के अंदर से अपन बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों? 4th वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आपके पास में क्या दे रखा है? एक पैसेज का दे रखा है, उस पैसेज को आपको पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या रहेगा साथियों? 3rd वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक सीरीज़ दे रखी है 1881 से तथा 27 256 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 64 से संबंधित है, वो पूछा गया। देखो इस सवाल को अपन किस प्रकार से करेंगे? जैसे आपके पास में 8 दे रखा है, 2 का क्यूब कितना होता है साथियों? 8 होता है। ठीक है। अब मैंने 2 में 1 और जोड़ दिया। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का मैंने क्यूब कर दिया तो साथ यहाँ पर से कितना हो गया? देखो 3 हो गया। 3 का क्यूब जब मैंने किया 4 लगाया तो यहाँ पर से 81 हो गया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं 27 किसका है? तो 3 का क्यूब है, तो 3 आ गया तो 27 आ गया साथियों। 3 में मैंने 1 जोड़ा और साथ में मैंने पावर 4 लगा दी तो मेरे पास में 5 की पावर 4 आ गई। तो कितना आ गया साथियों? 5 नहीं 4 आएगा। 4 की पावर 4 आ गई तो यहाँ पर से कितना आ गया? ये 256 आ गया।
दूसरा बात करते हैं तो सेम सीक्वेंस अपन फॉलो करते हैं, तो 4 का क्यूब है 64 है, ठीक है। तो 4 + 1 का पावर 4 लगाए तो मैंने 5, 5 की पावर 4 लगाए तो मेरे पास में कितना आएगा साथियों, 625 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, दूसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। सवाल दे रखा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाती हैं तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी, तो दक्षिण पूर्व होगी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन करना आपको, ठीक है। तो कौन सा आएगा, निर्णय वकालत आएगा और सारे के सारे समान आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है आपके पास में, ब्लड रिलेशन का दे रखा है, तो उसके अंदर से सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों, ये 4th वाला रहेगा। और नेक्स्ट आपके पास में गद्यांश दे रखा है, ये रीजनिंग का सवाल है। दोबारा बता देता हूँ साथियों, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लेना साथियों। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कलाम अकेडमी पेपर बनाती है, आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं बनाती है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर से जब अपन पढ़ते हैं तो इसके अंदर से सवाल बात करते हैं, देखो क्या आएगा, शहरी सेवाओं में गर्व से घमंड करने का कोई बात नहीं है, तो देखो कौन सा आएगा साथियों, निश्चित रूप से क्या आएगा, सत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली निजी क्षेत्र के हाथों में है, तो कौन सा आएगा, आंकड़े क्या है अपने पास में, अपर्याप्त हैं। जब ऊपर पढ़ोगे तो आपके पास में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाले का कौन सा रहेगा, इसका तीसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हालांकि धन में पर्याप्त प्रावधान किए गए थे लेकिन खर्च नहीं हो पाए, तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, निश्चित रूप से असत्य रहेगा। गद्यांश पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित श्रेणी के पैटर्न में कौन सी श्रृंखला त्रुटिपूर्ण है, वो पूछा गया है। इसके लिए अपन क्या करेंगे साथियों, जैसे अपन उल्टा इसको चलते हैं, 6 का अपन क्या करेंगे, 6 × 2 बराबर 6 × 2 प्लस का 4 अपने जोड़ा तो आपके पास में 16 आ गया, ठीक है। दूसरा कौन सा लिखना आपको, 16 × 2 प्लस का अपने 4 का डबल कर दिया 8 आपके पास में 40 आ गया, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा कौन सा आ गया साथियों, 40 × 2 और इस 8 का अपने डबल कर दिया तो आपके पास में 96 आ गया, ठीक है। तीसरा बात करते हैं साथियों, 96 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पर से मैं 32 ऐड करूं तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, 224 आ रहा है। अपनी श्रृंखला में कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, तो यही आपका त्रुटि रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो इसके अंदर से आपको यहाँ प्रश्न वाली की जगह आपको सवाल बताना है, तो देखो किस प्रकार से करेंगे। 36 है, 36 में 9 का भाग दिया तो आपके पास में कितना आया, 4 आया साथियों। और दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा था, 27 में 9 का भाग देते हैं, 27 में 9 का भाग दिया तो आपके पास में कितना आया, 3 आया। दोनों का डिफरेंस मेरे पास में 1 आया। सेम टू सेम अपने पास में सही रहता है। सेम अपन बात करते हैं, देखो 36 है, 36 में मैं 3 का भाग देता हूँ, 36 में 3 का भाग दिया और 27 में किसका भाग दिया, 9 का भाग दिया, तो यहाँ पर से 12 माइनस का 3 बराबर आपके पास में 9 आंसर बचेगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करें तो साथियों आपके पास में क्या दे रखा है, आपके पास में एक सवाल दे रखा है दिशा परीक्षण का, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 30 मीटर रहने वाला है, ठीक है। आप कर लेना, आराम से हो जाएगा। नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, दोबारा से सवाल दे रखा है आपको एक ब्लड रिलेशन का, तो इसका जो सही आंसर कौन सा रहेगा। देखो साथियों सवाल क्या दे रखा है, तो सवाल आपके पास में ये ऊपर वाला दे रखा है, तो देखो इसका जो सही आंसर रहेगा ये 4th वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दोबारा से आपको दिशा परीक्षण का सवाल दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर है वो दक्षिण रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो निम्नलिखित में से विषम चुनिए, आपको विषम के बारे में बताई गई है। देखो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर किया आपने और 12 का स्क्वायर किया, आपके पास में 13 आ गया, ठीक बात है। 6 का स्क्वायर किया मैंने, 8 का स्क्वायर किया, मेरे पास में 10 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। लेकिन 9 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास में 81 आ जाता है, प्लस का 681 आ जाता है 41 का, और लेकिन 1762 आ जाता है। 1762 42 के बराबर नहीं है, तो यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रेणी दे रखी है 2, 3/2, 10/3, 15/4, 26/5 दे रखा, अगला पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन अंश के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अंश कितना कितना है, 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 26 है। आगे वाला कितना आएगा वो अपने को पास में देखने को मिलेगा। तो उसको अंदर से क्या लगाएंगे साथियों, यहाँ पर से अपन लगाएंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 आ गया साथियों। दूसरा 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपने लगाया तो यहाँ पर से 3 आ गया साथियों। दोबारा से अपने क्या लगाया साथियों, 3 लगाया, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 लगाया तो अपने पास में 10 आ गया।
दोबारा से बात करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर से इसी प्रकार से अपन फॉलो करते हैं तो यहाँ पर से 6 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। मतलब कि इसमें से क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है पता है आपको, इसमें से फॉलो हो रहा है कि n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1 का फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और नीचे क्या लिख रहा है देखो, 2 3 4 5, आगे वाले में कितना आ गया, 6 आ जाता है साथियों। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 5 से ही 5/6 आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एक सवाल दे रखा है कि किसी काल्पनिक कोड भाषा में ये दे रखा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो 100 रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इस शब्द को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उस कोड को इस प्रकार से लिखोगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा सेकंड वाला रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में एक सीरीज़ दे रखी है, उस सीरीज़ के अंदर से जब बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तीसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, देखो 38 + 15 66 दे रखा है, 29 + 36 99 दे रखा है, 82 + 44 आपके पास में पूछा गया है। क्या लगाओगे साथियों, 8 और 3 11, 11 और 5 और 1 6 जाता है तो 66 आ जाता है। सेम अपन इसके बारे में फॉलो करेंगे, 8 + 2 10 आ गया साथियों, और 4 + 4 8 हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 80 आंसर रहेगा तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपके पास में। देखो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 × 3 + का 1 बराबर आपके पास में 4 आ गया। दूसरा 5 × 3 + 1 बराबर आपके पास में 16 आ गया। फिर दूसरा 22 × 3 + का 1 बराबर आपके पास में 67 आ गया। दूसरा 3 × 3 + का 1 बराबर आपके पास में कितना आ गया, 10। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एक कूट भाषा दे रखे जिसमें से प्लस को भाग कर दिया गया, भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है। इन चिन्हों को अपनों को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने के बाद में पूछा गया है, देखो ये कथन दे रखे हैं और कथन के बारे में बात करें तो असत्य कथन पूछा गया है, तो यहाँ पर से सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है, देखो 823 है, इसमें से राइट टू गुड लिखा गया है, 496 को सी यू ब्रेक लिख रखा गया है, और 789 इसको से बी राइट बैक लिखा गया है। तो इसके अंदर से पूछा गया है, बी के बारे में पूछा गया, तो बी का जो आंसर रहेगा वो 7 रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में आपको व्यवस्थित करना, तो उसके अंदर से कौन कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा साथियों, आगमन होगा। बाद में बात करें तो बाद में कौन सा होगा साथियों, आते ही आपका परिचय होता है, दूसरा ये आ जाता है। तीसरा बात करने के बाद में प्रस्तुति होती है, तो ये तीसरा आ जाता है, ठीक है। प्रस्तुति के बाद में क्या होता है साथियों, यहाँ पर से चर्चा होती है, और प्रस्तुति के बाद में चर्चा के बाद में क्या होती है, संस्कृति होती है, तो यहाँ पर से 5 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सवाल दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें से संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए सेट से संबंधित हैं। देखो तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो तीसरे वाला रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हिंदी के सवाल आ गए साथियों। पूछा गया आपसे किस विकल्प में सही संधि नहीं है, तो कौन से में नहीं है साथियों, धातु धन उष्मा वाले में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वी में किस में नहीं हुआ है, विहग में नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, तो देखो यहाँ पर से कर्मी केड़ा बता रखा है और कर्मी कर्मचारी बता रखा है, ये आपको असंगत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है, तो कौन से में साथियों, ये स्थानीय में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा विकल्प सुमेलित है, वो पूछा गया, तो साथियों इसमें से कौन सा आएगा, पवन चक्की, हवा से चलने वाली चक्की को पवन चक्की कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा विलोम युगम असंगत है, तो कौन सा साथियों, यह जाता है स्थान रोपण, इसका विलोम है वो असंगत है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो कौन से नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर तीसरे वाले के नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, वो पूछा गया है। बार बार बोलना, तो ये आपका असंगत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों, कुमुदनी और गत्यार्थ रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, यह आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति के सामने उसका सही भावार्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, यह आपका तीसरे वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक का शब्द आपसे पूछा गया, तो प्रमाणिक इसका सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं इंग्लिश के। आपको ये पैसेज पढ़ना है, पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये फोर्थ वाला रहने वाला है। ठीक है, 142 के बारे में बात करें तो 142 का आंसर रहेगा तीसरे वाला, और 143 के बारे में बात करें तो 143 के अंदर से कौन सा रहेगा साथियों, ये रहेगा पावरफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 144 का, तो 144 में सेकंड वाला आंसर सही रहेगा। 145 में बात करें तो 145 में कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों 146 में। 146 में बात करें तो इसका जो आंसर रहेगा आपको सेकंड वाला देखने को मिलेगा, और 147 में बात करें तो कौन सा रहेगा साथियों, आपको तीसरे वाला देखने को मिलेगा। और 148 है, 148 में कौन सा रहेगा साथियों, तीसरे वाला है। और 149 है तो वेयर यू आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में बात करें तो साथियों कौन सा आ जाता है, 150 में आएगा आपका ये तीसरे वाला आंसर रहेगा। इसी के साथ साथियों आपका जो फाइनल 1 है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। इस वीक का एक कंप्लीट हो गया है, 4 आपके फाइनल और बचे हैं। साथ ही बात करें तो साथियों वीडियो का सेकंड पेपर माइनर 2 है, उसका सॉल्यूशन अपन कल करेंगे। साथ ही बात करें एक और बच जाता है जिसमें से 4th ग्रेड की अपन सीरीज चला रखी थी, जिसके अंदर से इस वीक का जो है वो तीसरा माइनर है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।